चलिए 43 पढ़िए। Any one of joint promises may be compelled to perform। क्या लिखा है? When two or more persons make a joint promise, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं प्रोमिसी से, तो क्या हुआ? The promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, वही बात आई कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई अगर विरोधाभासी आशय नहीं है तो क्या होगा? The promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promisers to perform the whole promise। बात ये हुई, ये मैं हूं, ठीक है। यहां पे 4 बच्चों ने कहा सर आप लेक्चर दीजिए, हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे, इसके बदले में आप हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ा दीजिएगा। एग्रीमेंट हो गया ना, अलग से बता दीजिएगा, हो गया। यहाँ पे कोई और मान लीजिए, यहाँ तो ए हो गए हैं भाई, बी सी डी ई, ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए। देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से गुरु से बात करिएगा, ठीक है। तो बी सी डी ई ने प्रॉमिस किया ज्वाइंटली कि सर हम परफॉर्म कर देंगे, आपकी जो ये काम है ये हो जाएगा, बशर्ते आप हमें अलग से पढ़ा दीजिएगा। अब ये मेरी मर्जी हो गई कि मैं चाहे सी को कहूं सी तुम काम करो, डी से कहूं डी तुम काम करो मेरा, या डी से कहूं या तुम काम करो, या कह सकता हूं सी और डी तुम मिलके काम करो। आप में से ये कोई नहीं कहेगा, आप मिलके ये समझौता किए हैं चारों लोग कंसेंसस बना के कि सर से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और सर का वीडियो बना के डाल दिया करेंगे, सर को नहीं आता जाता, ठीक है। तो अगर ये हुआ तो मैं आप में से किसी एक को या एक से अधिक को कंपेल कर सकता हूं, नहीं आप करो, आप कहेंगे वो तीसरे वाले को सर आप क्यों नहीं करे, उससे मुझे मतलब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी मर्जी। तो वही है प्रॉमिस वाला भाई। अगर ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं तो जो प्रोमिसी है ये प्रोमिसी है, तो ये किसी एक को कह सकता है कि भाई तुम करो। ये इसका पहला सेक्शन है, पहला पार्ट। इसमें तीन बातें कही गई हैं, जरा सभी समझने की कोशिश करते हैं। 3 बातें कही गई हैं, यहीं से समझेंगे, ठीक है। अब क्या है? ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, ईच ऑफ 2 और मोर। अब यहां पे यही बात है कि इसमें कोई कंट्रेरी प्रोविजन ना हो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे समझौते में, कि भाई आप 2 को कहेंगे या सब को कहेंगे। वो कॉन्ट्रेरीनेस का मामला ये है कि हम किसी एक को कहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में या सब को कहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में हमारे ऊपर कोई कंपल्सन ना हो। अगर कोई बात ऐसी नहीं है तो हम किसी को भी कह सकते हैं। देखिए पार्ट 2 क्या है? ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, ईच ऑफ 2 और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर्स में कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस unless the contrary intention appears from the contract। वो contrary intention को आप हमेशा रखिएगा कि अगर कोई विरोधाभासी आशय नहीं है आपके संविदा में तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपसे नहीं कहा, लेकिन आप इनसे कह सकते हैं जो बंदा इसमें परफॉर्म कर रहा है, जो बंदा परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए यहां पे अब आ जाइए रुपए पैसे की बात में, ठीक है। मेरा रुपए पैसे काम नहीं चलता है। एक को 4000 रुपए मिलने थे, 1000 ये देते, 1000 ये देते, 1000 ये देते, 1000 ये देते, ठीक है। अब मैं कहता हूं सी से डी से भी 2-2000 देके मेरा पूरा करो, 4000 मुझे चाहिए, चाहे 2000 दो, चाहे 3000 दो, चाहे 4000 एक कैजन दो। हम सी से कहते हैं हमें 4000 दो पूरा, हमसे बाकी से मतलब नहीं है, बाकी सब बड़े गुंडा आदमी है, हमको नहीं देंगे, तुम सीधे साधे हो। तो अब देखे कानून क्या कहेगा, मैं इसको इन्फोर्स करा सकता हूं। अब इसको क्या पावर है, ये इन सब से कहें चलो कंट्रीब्यूशन मारो, तो हमने दे दिया, ठीक है, हम फ्री हैं, लेकिन तुम लोग चारों कंट्रीब्यूशन मारो, 3 हम अकेले क्यों सहे? बात समझ में आई? अगर एक ज्वाइंट प्रॉमिस में किया गया है तो प्रॉमिसी को यह अधिकार है 43 में कि वो किसी एक से उस चीज को परफॉर्म करा ले, ठीक। दूसरा क्या है? अगर एक ने परफॉर्म कर दिया, मान लीजिए इसने 4000 दे दिया, 4000 सी ने दे दिया प्रॉमिसी के कहने पे, तो क्या करेगा? मुझे से भरेगा क्या? फायदा सबने उठाया ना, चलो 1000 दो, वो उन लोगों से ले सकेगा, वो उन लोगों से लेगा, ये ध्यान रखिए। प्रॉमिसी अपना लेके हट गया, अब ये प्रोमिसर्स आपस में निपटे हैं, लेकिन देना सबको पड़ेगा, कोई छूट नहीं सकता है। अब देखिए
शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन एनी इन कंट्रीब्यूशन, अगर कोई कंट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट हो गया है, कोई मर मुरा गया है, तो क्या होगा उसको देखिए। 4 लोग थे, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एकदम मजेदार। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, इफ एनीवन आर वन ऑफ 2 और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर, 2 या 2 से ज्यादा है, क्या होगा? मेक्स डिफॉल्ट, मैं इसलिए इसमें पढ़ रहा हूं ताकि इसके शब्दों को भी आपको ध्यान रहे, वैसे मैं सीरीज से बताते चला जाऊंगा तो भी हो सकता है, लेकिन यहां पे पढ़ना जरूरी है आपकी समझ के लिए। देयर एक्ट, इफ एनी one of 2 or more joint promisors makes default in such contribution, कोई एक या दो से अधिक, अगर ज्यादा है, जितने लोग हैं एक को छोड़ के अगर बाकी डिफॉल्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? एक या ज्यादा को छोड़ के। In such contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal shares. मान लीजिए ये और ये डिफॉल्ट कर गए, मर गए, नहीं इनकी पूंजी है कि इनके रिप्रेजेंटेटिव दे सके, तो क्या होगा? बात ले सकता है, ऊपर वाला ले सकता है, लेकिन मान लीजिए कि उनके पास रहा ही नहीं, कुछ नहीं रहा, तब क्या होगा? 1,000 का कंट्रीब्यूशन था, 2,000 का लॉस हो गया, यहां लॉस कर दिया गया ना, 2,000 का लॉस हो गया, तब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग करेंगे कि चलो एक तुम भरो, एक हम भरें, तो इनका जो लायबिलिटी एक का था वो 2 का हो जाएगा। तो शेयरिंग ऑफ लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन बाय एनी प्रोमिसर, ये तीसरा वाला इसका मसला हो गया। अब चौथा इसका एक एक्सप्लेनेशन है, वो है श्योरिटी से रिलेटेड। नथिंग इन दिस सेक्शन shall prevent the surety from recovering his principal। श्योरिटी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस आप इतना जान लीजिए कि मैंने अगर मैं एक श्योरिटी हूं, आप कोई काम कर रहे हो बैंक में, मैंने आपकी श्योरिटी दी है, यहाँ बैंक है, बैंक को कुछ श्योरिटी चाहिए होगी या किसी और मामले में कोई श्योरिटी चाहिए होगी, श्योरिटी मैंने प्रतिभूति, आपकी गारंटी एक तरह से कह सकते हैं। तो बैंक को बैंक को एक गारंटी चाहिए होगी और मैं उसमें श्योरिटी बना था, मैं गारंटर था एक तरह से 1,000 रुपए के लिए, और आपने ये पेमेंट नहीं किया, तो मुझे बैंक को ये पेमेंट करना होगा, और करना होगा तो ये जो है श्योरिटी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगी, ये 1,000 मैं आपसे वसूल सकता हूं, बस इतना ही अभी आप समझिए, ठीक है? तो श्योरिटी और वो पढ़ेंगे तो उसमें और मजा आएगा। श्योरिटी अपना पैसा ले सकता है प्रिंसिपल डेटर से, ठीक, उसमें इस धारा का कोई रोल नहीं है। इलस्ट्रेशन देखा जाए, जल्दी इलस्ट्रेशन देखते हैं। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, जहां नहीं होगा लिख के रखिएगा, पूछेगा भी क्लास के बाद। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, अगर ये 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, प्रोमिसर हैं, ये अगर डिफॉल्ट कर गया अपना 1,000 रुपए देने में, ठीक है, 3,000 रुपए यहां देने थे, एक तीनों की इक्वल शेयरिंग होती, ठीक है, ये वाला डिफॉल्ट कर गया, ये नहीं दे पाया, तो अब ऐसा नहीं है कि प्रॉमिसी अपना पैसा नहीं लेगा। अब ये जिम्मेदारी अपने आप इन दोनों पे शिफ्ट हो जाएगी, जो भी अनुपातिक होगा। 1,000 रुपए है तो 1,000 रुपए का 500 रुपए इनकी एक लायबिलिटी थी, इसमें 500 बढ़ जाएगा, इसमें 500 बढ़ जाएगा। इनके अभी एक उदाहरण आएगा, उसको यही समझ लीजिए। मान लीजिए कि 1,000 का इनका लायबिलिटी थी, ज्वाइंट लायबिलिटी में 1,000 रुपए इनको पे करना था, ये डिफॉल्ट कर गए, इनकी कुछ एसेट्स होंगी, एसेट्स की वैल्यू निकली 500। अब 500 रुपए इनके 1,000 में मिल गए, बच्चे कितने यहां बच गए 500। अब 500 मान लीजिए इनके पहला केस था कि कुछ नहीं बचा तो 1,000 में आधा बढ़ गया, अगर इनके कुछ रियलाइज हो सका इनकी एसेट से तो 500 रुपए निकल आए, 500 रुपए तो इसको चले जाएंगे। अब जो 500 का लॉस हो रहा है वो कहां जाएगा? इसका बाई 2 कर दो, बाई 2 बाई 3 बाई 4 जितने भी ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं उनका उतने में प्रोपोर्शनली बांट देना है। अब इसका 500 का निकला 250, तो यहाँ पे 250 जोड़ो, 250 250, मतलब जो भी लॉस होगा वो
डिफॉल्टर के अलावा जो सर्वाइवर प्रोमिसर्स हैं उनमें वो डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वली। आया समझ में? बात बताते हैं, क्लास में नोट करके रखना, नोट करके रखना, बात बताते हैं। अब देखिए इसका जो इलस्ट्रेशन है वो है ए बी एंड सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3,000। मैंने बताया ए बी या बी सी डी, मान लो ए को दे रहे हैं 3,000 रुपए देना है, तो क्या होगा, डी में कंपेल, पहली शर्त के अनुसार किसी को भी कि चलो 3,000 रुपए हो, डी में कंपेल इधर ए और बी और सी टू पे हिम 3,000। हो गया क्लियर, किसी एक को कंपेल कर सकता है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, A, B and C jointly promise to pay the sum of 3,000 rupees। 3,000 देने का वादा किया, तीन लोग हैं। C is compelled to pay the whole। अब इसमें मैंने क्या कहा था, मैं चाहूं तो किसी एक को कह सकता हूं कि पे करो। इसमें अगर C को कह दिया गया पूरा 3,000 को, ये 3,000 दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं, कर देगा। अब उसको राइट है ना, राइट कहां मिल रहा है, राइट कह रहा है कि C is compelled to pay the whole। A is insolvent। अब देखिए इसी में दो घुसेड़ दिया है। अब यहाँ पे कह दिया कि ये वाला इंसॉल्वेंट हो गया, जिसको मैं इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा हूँ, दिवालिया हो गया, डिफॉल्टर हो गया, ये वाला डिफॉल्टर हो गया। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट। अब इसका डेट कितना था, इसका 1,000 लायबिलिटी थी, इसकी एसेट्स में से 500 निकल सकता है, 500 इसने निकाल लिया। अब 500 रुपए चला गया, अब लॉस कितना हो रहा है, इसका 1,000 का था तो इसका लॉस कितना हो रहा है, 1000 में से 500 गया, 500 बचा। अब वो क्या कह रहा है, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट, आधे ऋण हो गए। सी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, ठीक है, सी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 500 रुपीज फ्रॉम एज एसेट। अब यहां पे इसने दो चीज कर दी, इसलिए थोड़ा घांच माच हो गया है। सी को यहां इसने पूरा भुगतान करा दिया, सी से पूरा भुगतान हो गया 3,000 रुपए का। जो मैंने बताया उसको क्लियर रखिएगा दिमाग में, ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप आ गया। सी ने पूरा भुगतान पहले कर दिया, अब उसको कहां से मिलेगा पैसा, डी और बी से, ठीक। तो बी से 1,000 उसकी लायबिलिटी है, यहां इनकी एसेट्स बेचने के बाद 500 रुपए मिले, तो 500 रुपए सबसे पहले ये 500 कहां चले जाएंगे, सी के पास चले जाएंगे, क्योंकि उसने 3,000 पूरा दिया है। अब उसकी लायबिलिटी कितनी हो गई, 2,500 की, ठीक है। 3,000 में से अगर उसने पूरा दिया है तो यहां से 500 मिल गए, तो इनकी अभी 500 कितना बचा है, 500 बचा है ना डी वाले का हिस्सा, तो इस डी वाले को फिर बांटेंगे, इनसे कहेंगे चलो आधा तुम दो, इसमें से आधा मैं दूंगा, तो ये 500 का 250 इन दोनों में बट जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, जितना बता दिए बस उसी हिसाब से। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर रिपीट करो, ठीक, गुड। और ये हो गया ए बी सी। A, B and C are under joint promise to pay the 3,000 rupees, 3,000 इन तीनों को देने हैं। चलिए इसको मिटा दें तो ज्यादा समझ में आएगा, केस एक ही रखते हैं। C is unable to pay anything, लास्ट वाला कुछ नहीं दे सकता। A is compelled to pay the whole, ये हो गया, ये पूरा दे देगा, मान लीजिए पहला वाला पूरा दे दिया, तो वही चीज जो पहले मैं बता चुका हूं, सब वही है। A is entitled to receive 1,500 रुपए फ्रॉम B, क्यों, मान लीजिए इसने पूरा दे दिया, ये कुछ नहीं दे रहा है, इनका हिस्सा 1,000 था, इनका हिस्सा 1,000 था, इन्होंने 3,000 दे दिया, 3,000 दे दिया ना, 3,000 दिया, यस सर। तो यहाँ पे इनका जब हिस्सा 1,000 पूरा डिफॉल्ट कर गया, तो 500 रुपए इन दोनों बटेंगे ना, ठीक है, 1,500 तुम दो, 500 रुपए और दो एक्स्ट्रा, तो 1 + 500, 1,500 इधर हो जाएगा और 500 उनके खाते में चला जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो लॉस है ये दोनों इक्वली बियर करेंगे, अगर कोई कंट्रेरी इंटेंशन या प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो। A, B and C are under joint promise to pay, वही 3,000 है। A and B being only sureties for C,
सी फेयर्स टू पे। वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर दो लोग केवल श्योरिटी है और उन्होंने पैसा भुगतान कर दिया फेल होने वाले के कारण, तो वो उससे वसूल सकेंगे इतना। ये जो अभी श्योरिटी का आपको बताया प्रतिभूति पहले बताया ना उधर वो वाला है। आगे चले। भाई हम आपके लिए गारंटर बने थे, आप भुगतान नहीं करेंगे तो हमने आपका भुगतान किया, गारंटर बने, आपकी गारंटी लिए, गारंटी वही होती है, हमारी सिक्योरिटी हमारी होती है, सिक्योरिटी बोली जाती है उसको। तो फिर हम आपसे पैसा ले सकते हैं, वॉट एवर आई हैव पेड फॉर योर अगेंस्ट योर डेट। 44 गुड। 44 में क्या कहा गया है? इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। Effect of release of one joint promiser. 1, 2, 3 A, B, C. Jointly they made a promise to D. 4,000 रुपए देने हैं या 3,000 लो, या कैलकुलेशन में आसान रहेगा। 3,000 रुपए ये तीनों मिलके देंगे, किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, इसमें कुछ सप्लाई की रही होगी इन तीनों को, तो 3,000 रुपए देना है। अब ये प्रॉमिसी है, ध्यान रखिएगा, प्रॉमिसी और प्रॉमिसर ये तीनों ज्वाइंट प्रॉमिसर, जेपी कह लो, ज्वाइंट प्रॉमिसर है। क्या कहता है? क्या ये रहा है कि अगर ये किसी एक को फ्री कर दे, जाओ तुमसे नहीं लेंगे, जिम्मेदारी, हाँ जहां वो कर सकता है ना 40 में कर सकता है, तो कहता है ठीक है तुम फ्री हो। फ्री किस कारण से? मान लो मर गया, इसके रिप्रेजेंटेटिव को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है तुम अभी मत दो, तुम लोग पूरा पेमेंट करो, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रोविजन आता है 44 में प्रोविजन है कि where two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promisers by the promisee does not discharge the other joint promisers, or joint promisers neither does it free the joint promisers to release from responsibility to other joint promisers or joint promisers। क्या कह रहा है? क्या ये रहा है, ये चाहे तो किसी एक को अपने उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने से फ्री कर दे। किसकी तरफ से फ्री हो गया? चलो तुम मत दो, यहां से निकल जाओ। 1,000 रुपए है, अब 1,000 ये लोग आधा आधा बांटेंगे ना, बांटना पड़ेगा, भाई मजबूरी है। लेकिन इसने फ्री कर दिया, ये लोग इसको नहीं छोड़ने वाले, ना 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 ना, उसने छोड़ा है, बाकी हम लोग तो लाइबल थे, हमने पे किया, चलो तुम हमें भुगतान करो। इस सेक्शन का कहने का आशय यही है। फिर से पढ़ देता हूं, 44 पढ़ना है ना, 44 पढ़ना है भाई। हाँ पेज ही पलट गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। Where two or more persons have made a joint promise, ठीक है, ज्वाइंट प्रॉमिस इन्होंने कर लिया। A release of one of such joint promisers, एक का रिलीज, उनमें से किसी एक का रिलीज जो है by the promisee ने एक को रिलीज कर दिया, does not discharge the other joint promisers, ठीक, दूसरों को डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। एक डिस्चार्ज किया गया, एक रिलीज किया गया, बाकी आर कंपेयर टू पे, ठीक। फिर क्या होगा? ज्वाइंट प्रोमिसर आर ज्वाइंट प्रोमिसर्स नीदर डज इट फ्री, ये लोग इसको फ्री नहीं करते हैं, वो उधर से फ्री हुआ है। दूसरा लाइन का मतलब ये लोग इसको फ्री नहीं करेंगे। द ज्वाइंट प्रोमिसर्स सो रिलीज, जो इस तरह से रिलीज किया गया है, इसको ये लोग फ्री नहीं करेंगे, ठीक। और फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर ज्वाइंट प्रोमिसर और ज्वाइंट प्रोमिसर्स, ये दो बार क्यों लिखा गया? अगर दो होंगे, मान लीजिए अगर यहाँ दो होते, एक को फ्री किया जाता तो ये इसको फ्री ना करता, किस चीज से? जो उसकी लायबिलिटी है। अगर 3 लोग हैं तो ये ज्वाइंट प्रोमिसर्स जो है इसको फ्री नहीं करेंगे,
ये अपना पैसा, अपना हिस्सा जो लॉस का है, जो इन्होंने बियर किया है, वो इससे ले लेंगे। प्रॉमिसी अगर किसी को फ्री करता है, रिलीज करता है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने से, तो अदर जो दूसरे हैं वो डिस्चार्ज नहीं माने जाते, और वो डिस्चार्ज नहीं माने जाएंगे, प्लस वो तीसरे को जो ऐसे रिलीज हुआ है उसको भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं करेंगे, वो उससे ले सकते हैं। दिस इज द 44, और कुछ नहीं है, इतना ही है। अब समझ में आ गया? 44 गुड, बहुत अच्छे आप लोग, दिमाग के तेज लग रहे हैं। बाकी को नहीं आ रहा है तो पता चलेगा इन्हीं की कौन बोला है, जो भी बोला है उसको मिलेंगे बाद में कि भाई हम लोगों को तो नहीं आया था, तुमने सब समझा था, बताओ। चलो 45, उदाहरण के साथ बस समझते जाइए। 45, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स, संयुक्त अधिकारों का न्यागमन। डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स, संयुक्त अधिकारों का न्यागमन या हस्तांतरण समझ लीजिएगा। वहां पे 42 में मैंने कहा था ना, 42 में ये थी ज्वाइंट लायबिलिटीज, 42 यहां क्या है, ज्वाइंट राइट्स। वहां पे लायबिलिटीज प्रोमिसर की थी कि भाई अगर कोई वो होगा तो सबको भुगतान करना है चाहे जैसे। अब राइट्स के बारे में क्या कहता है ये हम देख लेते हैं 45। तो 42 45 को आप ध्यान में रखिएगा कि पहला वाला कुछ कह रहा है तो दूसरा वाला कुछ कह रहा है। न्यागमन माने हस्तांतरण, अगर राइट्स है तो उनको कहते हैं हम कहीं, when a person has made a promise to two or more persons jointly, बात वही हो गई। इन्होंने ए बी सी, तीन लोग हैं, तीन लोगों ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया है डी से। आगे देखते हैं क्या लिखा है। Unless a contrary intention appears from the contractual duty, the right to claim performance rests as between him and then with them during their just life and after the death of any of them, with the representative of the deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representative। जो 42 आपने देखा था ना कि एक मरता है, दूसरा आता है, दूसरा मरता है, तीसरा आता है। इसमें क्या लिखा है, when has made a promise। तो अब इसका दृष्टांत देखिएगा, कुछ उसी तरह है, समझ में आ जाएगा। A in consideration of 5,000 rupees lent to him by B, C and D। क्या लिखा है, B and C promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a day specified। ठीक है, और क्या है, B dies, the right to claim performance rests with B's representative jointly with C during C's life and after the death of C with the representatives of B and C jointly। नहीं समझ में आ रहा, समझाते हैं भाई। ये क्या करता है, in consideration of rupees 5,000 rupees lent to him by B and C। चलिए इसी के उदाहरण के अनुसार चलते हैं तो ज्यादा आसानी से शायद समझ में आए। ए को क्या हुआ है, बी और सी ने 5,000 रुपए दिए हैं। 5,000 रुपए इसको इनसे मिले हैं, दोनों से 5,000 रुपए मिले हैं। थोड़ा समझिएगा, आप भी देखते रहिएगा उसको। अब क्या करता है, प्रोमिसेस
B and C jointly to repay them at sum with interest on day specified। एक दिन पे ये कहता है कि किसी स्पेशल दिन पे या एक जो डे स्पेसिफाइड होगा उस दिन विद इंटरेस्ट ये पैसा देगा इन लोगों को, इनको प्लस इनको। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे इनकी डेथ हो जाती है, जैसे उसमें हुआ था कि जब प्रोमिसर जो था, प्रोमिसर अगर ज्वाइंटली हो, ठीक है, यहां भी प्रोमिसर कह सकते हैं, लेकिन इसने अपना इंटरेस्ट जो पैसा लिया है किसी कंसिडरेशन में, वो पैसा वापस करने की बात कर रहा है, जो भी है वो पैसा ये वापस करना चाह रहा है इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों का यहाँ राइट बन रहा है, ज्वाइंट राइट है इससे ये पैसा लेना जो कि इसने लिया हुआ था। यहाँ राइट्स है, वहां लाइबिलिटीज है। अगर ये इसकी लाइबिलिटी हो सकती है, अगर ये 2-3 लोग होते तो ज्वाइंट लाइबिलिटीज हो जाती। यहाँ ज्वाइंट राइट्स है, इससे ये पैसा वापस लेना विद इंटरेस्ट। अगर इसकी डेथ हो जाती है उस स्पेसिफाइड डेट के पहले, इसको पैसा लेना है तो कौन लेगा? कौन पैसा लेगा? इसके रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे। किसके साथ मिलकर लेंगे? सी के साथ। जैसे वहां पे था कि 42 में अगर एक प्रोमिसर मर रहा था तो अदर प्रोमिसर्स के साथ उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जुड़ जा रहे थे। तो यहाँ जिसको राइट बन रही है जिसका, उसके साथ रिप्रेजेंटेटिव्स मर जाएंगे। इन केस ये भी मर जाता है तो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स इसका प्लेस ले लेंगे। तो वहां 42 में राइट की बात थी और लाइबिलिटी की बात थी, यहाँ पे राइट की बात है कि अगर कुछ ऐसा होता है, ज्वाइंट राइट्स रेज हो रही है, तो जो राइट होल्डर है वो लेंगे, उनके डेथ के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो 45 इतना ही कहता है। यहाँ पे अगर कोई ज्वाइंट राइट्स रेज हो रही है, प्रोमिसर और प्रोमिसी का वो बदल दीजिए। प्रोमिसर अगर वहां पे 4 थे और उनको कुछ करना था, यहाँ पे 1 है, इसको कुछ करना है इन लोगों के लिए, तो बात एक।